और अगर मैं तुमसे कहूँ जो क्लास 11th का पहला चैप्टर है समुच्चय, वहां पर भी यही चीज करी जाती है। कुछ शब्दों में कुछ लिखा हुआ होगा, उसको हम देखने का ट्राई करते हैं कि ये दिखता कैसा है। फर्क नहीं पड़ता, अगर गंदा पानी साफ पानी से मिल रहा है तो वो गंदा ही हो जाने वाला है, ये चीज ध्यान रख लो बस तुम। तो इसी चीज पर तुम एक सवाल देखो, कुछ लोग इसको जीरो होती है उसको बोल देते हैं कि ये ना तो सम है ना विषम है, ना सम है ना विषम है, लेकिन ये बात गलत है, ये सम संख्या होती है, विषम नहीं। शब्द को पकड़ो तुम तो, गुणन खंड, खंड का मतलब टुकड़े, टुकड़े, टुकड़े जो गुणा में हो, गुणा ले लिए 6, तो उसको उसके तुम्हें टुकड़े करने हैं। सबसे पहले तो उसके टुकड़े करने हैं और वो गुणा में लिखने हैं। तुम बोलोगे इसके टुकड़े कैसे करेंगे, तो जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखूँ 2 गुणा 3 तो 6 मिल जाएगा तुम्हें। तो ये क्या करा तुमने, 2 टुकड़े तोड़े और वो गुणा में तुमने लिख दिए। तो यही होता है गुणनखंड करने का मतलब। पहली बात तो ये टुकड़े है ना, टुकड़े टुकड़े कैसे होंगे, टूट कर ही तो बना होगा, टूट कर छोटा हो जाता है, टूटने पर छोटा ही तो हो जाएगा टुकड़ा। तो अब अगर ये छोटे हैं तो एक और चीज देखो, 1 का भाग तुम 6 में दे सकते हो, 2 का भाग तुम 6 में पूरी बार दे सकते हो, 3 का भाग तुम 6 में पूरी बार दे सकते हो, 6 का भाग तो 6 में चला ही जाएगा। ये जो लाइनें लिख रहा हूँ ना, ये हल्की लाइनें नहीं है, इन पर पूरा एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट टिका है कि एलसीएम और एचसीएफ बन के भी कहाँ से आए, उनकी डिस्कवरी कहाँ से हुई, खोज कैसे हुई एचसीएफ और एलसीएम की, वो इसी पर टिका है कि तुम्हें गुणनखंड अच्छे से आता हो। यूट्यूब पर तुमने देखा होगा पेपर लीक करा दिया, लास्ट के एक मैराथन से ही सारे क्वेश्चन आ गए। तो उन मैराथन को भी कौन समझ पाएगा जिसने पूरे साल पढ़ाई करी है, ऐसी थोड़ी ना तुम कैसे समझ लोगे, तुमने पढ़ाई नहीं है। तो तुम कहोगे कि ये तुमने शब्दों का मतलब सही से नहीं समझाया भैया, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, तुमने बोला था कि ये सब शब्द संस्कृत से आ रहे हैं, तो संस्कृत में इनका क्या मतलब होता है वो बताओ ना, संस्कृत से निकाले गए हैं तो संस्कृत वाले अर्थ भी तो बता दो एक बार, तभी तो हम अच्छे से फील आएगा। गुणनखंड को ही तो फैक्टर कहते हैं, तो यहीं से अब एचसीएफ वाला कंसेप्ट निकल के आएगा। देख रहे हैं एक स्टोरी चल रही है कि हमने संख्या में से अब कहां पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो सारी चीजें जुड़ी हुई है, मैं यही कह रहा हूं बाकी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनीश कुशवाहा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है तुमने पहला लेक्चर देख लिया होगा, उसमें हमने बेसिकली स्टोरी से स्टार्ट करी थी कि 6वीं से लेकर 10वीं तक का जो जितना भी सिलेबस है जो बेसिक मैथ्स में हम पढ़ते हैं वो मैं एक स्टोरी के थ्रू तुम्हें कराऊंगा। उसमें स्टोरी की शुरुआत हुई कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, कैसे कैसे मानव धीरे धीरे गणित को खोज रहा है। तो उन्हीं जो खोज करते करते सबसे पहली चीज़ जो उसने खोजी वो खोजी थी उसने गिनती, कि सबसे पहले गिनतियाँ आई गणित में, कि गिनतियों से शुरुआत होती है मैथमेटिक्स की। तो गिनतियाँ बेसिकली संख्याएं उसने खोज ली कि संख्याएं क्या होती हैं, तो वो धीरे धीरे खोजता गया। उसने पहले 1 2 3 4 ऐसे गिनना स्टार्ट करा, तो इनको हमने बोल दिया प्राकृत संख्याएं। और गणित में हर चीज़ का नाम देते चलते हैं ताकि वो आसानी पड़ जाए, और उनको प्रतीक देते चलते हैं। एक तो उनका नामकरण करेंगे, दूसरा उनको प्रतीक देते हुए चलेंगे, तो वो काम साथ साथ चलता है। फिर धीरे धीरे जीरो की खोज हो गई, तो 0 1 2 3 4 हमारे पास इतने सारी संख्या आ चुकी थी, तो इनको बोल दिया कि अब ये संख्या पूर्ण हो गई। तो पूर्ण को फिर उन्होंने प्रतीक दे दिया W। फिर उन्होंने उधारी वाला सिस्टम देखा, तो वहाँ पर नेगेटिव संख्याएं भी आने लग गई। तो 0 1 2 3 4 ये तो चल ही रहे थे, ऐसे चलते जा रहे हैं, लेकिन अब माइनस वाली संख्या भी आ गई हैं। तो इस तरीके से अब ये जो संख्याएं हमारे पास हैं उनको फिर बोलने लग गए पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। और इसके लिए प्रतीक बना दिए Z या फिर आई से ज़्यादा तुम इस्तेमाल करना, आई, पूर्णांक संख्याएं। फिर इसके बाद हमने देखा कि कुछ और तरह की संख्या निकल के आ रही है, जैसे पूर्णांक बटे पूर्णांक। अगर ऐसा कुछ होता था तो उसे हमने नाम दे दिया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे 1/2 आ गया, आधा बोलेंगे इसको, 0.5 आ गया, तो देख रहे हो ये अलग तरह की संख्या आ गई। तो परिमेय संख्या को या तो तुम भिन्न के रूप में लिख सकते हो या फिर दशमलव के रूप में लिख सकते हो, तो ये लिखने का तरीका है। तो परिमेय संख्या आ गई। अब कुछ ऐसी संख्याएं थी जो परिमेय नहीं थी, ऐसा कुछ कि 1.732 ऐसा कुछ चलता जा रहा है और वो खत्म ही ना हो रहा। जैसे मैं तुम्हारा रैंडम एग्जाम्पल लूँ तो 4.561 1 2 3 ऐसे चलता जा रहा है, तुम्हें नहीं पता कि वो क्या है। तो इनको हमने नाम दे दिया कि ये परिमेय नहीं है, तो ये अपरिमेय होगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरह की संख्या आती आ रही थी। फिर और भी तरह की संख्याएं आई। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि अंडर रूट के अंदर -3 आ गया। अब तुमने कभी अंडर रूट के अंदर -3 देखा नहीं होगा, क्यूब रूट के अंदर आ सकता है। क्यूब रूट यहाँ पर अगर 3 लिखा हो तो मैंने तुम्हें बताया नहीं है, लेकिन इन चीज़ों पर चलो बाद में बात करेंगे। तो कुछ अलग तरह की संख्याएं भी आने लग गई जो असल जिंदगी में देखी नहीं जा सकती, जो गणित को बिगाड़ रही थी। तो उनको बोला गया इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या बोला गया, हवाई संख्याएं। फिर जो वास्तविक संख्या है, ये जो जितनी भी संख्या है इनको कहते हैं वास्तविक संख्याएं, जो हमारे रियल लाइफ में काम आती हैं। दूसरी जो काल्पनिक संख्याएं हैं, तो जब वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को मिलाया गया, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को मिलाया गया, तो उससे एक नई तरह की संख्या निकल के आ गई, सम्मिश्र संख्या। तो इतना बेसिकली हमारा कल पूरा डिस्कशन रहा था, परिमेय अपरिमेय पर हमारा ज़्यादा फोकस रहा था। तो आज हमें क्या करना है, इन्हीं चीज़ों के आगे बढ़ना है कि अभी देखो ये सारी इतनी सारी संख्याएं मिल गई हैं हमें। अब जो गणितज्ञ हैं, जो इंसान है, वो क्या करेगा, ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनमें वो पैटर्न ढूंढेगा
कि ये जो संख्या है, जैसे 2 है 4 है 6 है, इनमें उसने पैटर्न ढूंढ लिया, कुछ ढूंढ लिया, अभी बात करेंगे। फिर उसने एक और पैटर्न ढूंढ लिया कि 1 है 3 है 5 है, इनमें कुछ पैटर्न ढूंढ लिया। तो पैटर्न के आधार पर कि एक जैसी संख्या मिल गई उसे, तो उस पैटर्न के आधार पर उसने क्या करा कि उनको अलग अलग नाम देना स्टार्ट कर दिया कि 2 4 6, इनको तो उसने अलग नाम दे दिया, और 1 3 5 ऐसी जो संख्या है उनको उसने अलग नाम दे दिया। कुछ नई संख्याएं तो नहीं ढूंढी है उसने, जैसे यहाँ पर 0 की खोज हो गई, माइनस की खोज हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ। इन्हीं संख्याओं में से उसने कुछ पकड़ा और उसमें पैटर्न मिल गया उसे, तो पैटर्न के आधार पर उसने उसे एक नया नाम दे दिया कि ऐसी अगर पैटर्न दिखेगा तो उसको हम नया नाम दे देंगे, और उसका बेसिकली उस तरीके से हम उसको देखने लगेंगे। तो अब ये चीजें हमें करनी है कि कुछ पैटर्न ढूंढने होंगे, इन्हीं संख्याओं में पैटर्न ढूंढने हैं, ये बात ध्यान रखना। तो हाँ, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें वो और बता देता हूँ कि कुछ लोगों को पता नहीं है कि ये वीडियोज कहाँ पर जा रही हैं, उन्हें ढूंढने में दिक्कत आ रही होगी। तो तुम सिंपल जाओ गूगल यूट्यूब पर जाओ तुम सिंपल, और वहाँ पर तुम मैथ्स एडिक्ट सर्च कर दो, मैथ्स एडिक्ट, और इससे मतलब तुम्हें एक चैनल मिलेगा, उस पर 1.6 के करीब सब्सक्राइबर हैं। वो मेन चैनल था पहले, उस पर मैं एनडीए के लिए पढ़ाता था। तो किसी भी चैनल पर पहुंच जाओ, या फिर तुम्हें 11 12 वाला चैनल अलग से मिलेगा। बेसिकली 3 चैनल है, एक तो मैथ्स एडिक्ट पहले था, उस पर अभी कोई कंटेंट नहीं जाने वाला। तो या तुम सिंपल ऐसे सर्च कर लो मैथ्स एडिक्ट अनीस भैया, अनीस भैया डालते ही तुम्हें ये जो वीडियोज हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि मैंने वही चीज़ डाली है उस पर। तो ये तुम सर्च करोगे तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, पहली वीडियो मेरी ही होगी, तो वहाँ से तुम देख सकते हो चैनल पर जाकर। और 2 चैनल अभी के लिए तुम मान सकते हो एक्टिव हैं, एक तो है मैथ्स एडिक्ट 11 12, मैथ्स एडिक्ट 11th एंड 12th, उस पर 11 12 का कंटेंट जाएगा, और दूसरा है मैथ्स एडिक्ट 10th का। अभी 10th का भी वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएंगे 1 2 दिन में ही, तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। किसी भी चैनल पर पहुंच जाओ, यहाँ पर होम पेज पर तुम दूसरे चैनल पर पहुंच जाओगे आराम से, ठीक है। तो इतना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बाकी तुम्हारे जितने भी दोस्त वगैरह हैं उन तक पहुँचा देना ये वीडियोज। और हाँ, हमारा ऑफलाइन बैच भी चलता है, तो जो लोग इधर के हैं मेरे आसपास के हैं, मैं मनिया में रहता हूँ, बेसिकली मनिया में हमारी कोचिंग चलती है। ये आता है धौलपुर में, राजस्थान के जो लोग हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। बाकी ऑनलाइन वाले अभी हम आगे बढ़ाएंगे उनके लिए। तो मनिया में तुम ज्वाइन कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन वगैरह में तुम्हें कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा होगा, तो तुम मैसेज कर देना मेरे को, तो ठीक है। और हमारी जो क्लासेस है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, ये भी तुम लोगों तक पहुँचा देना अपने आसपास। बाकी आगे बढ़ते हैं आप बेसिक मैथ्स से। तो बेसिक मैथ्स बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अभी संख्याओं के बारे में जान रहे हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं, कितनी मतलब संख्याओं के बारे में हमने जाना कि कैसे कैसे वो निकल के आ रही हैं, परिमेय प्रमेय के बारे में जाना, पूर्णांक, और ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो इतना बेसिकली हो चुका है। अब हम पैटर्न ढूंढेंगे अलग अलग संख्याओं में। तो वैसे तो मुझे टॉपिक वगैरह लिखने का कुछ वो है नहीं, लेकिन बस मैंने लिख दिया कि क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, बाकी हम तो कहानी चलती है। तो अगर मैं तुम्हें क्विक समरी दूं तो वो कुछ इस तरीके से होती है कि मैंने तुम्हें कल एक फ्लो चार्ट बनवाया था कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, 2 तरह की संख्या हो सकती हैं। एक तो होती है वास्तविक यानी कि रियल नंबर्स, वास्तविक यानी कि रियल, और दूसरी होती है काल्पनिक, काल्पनिक, ठीक है। काल्पनिक होती हैं, या जिन्हें हम आई से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। चलो ठीक है, इस तरीके से देखो, काल्पनिक को साइड में रखो, ये अलग चैप्टर है क्लास 12th का। वास्तविक संख्या तुमने क्लास 10th में पढ़ी होगी, तो वहां पर भी ये फ्लो चार्ट बनाया जाता है कि वास्तविक संख्या में फिर 2 तरह की संख्या आती हैं। एक तो होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, या उससे बढ़िया जिसे मापा जा सकता है। बस इतना ध्यान रखो, तुम्हारे सवाल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हें P/Q वाली रटने की भी जरूरत नहीं है वो चीज़। परिमेय संख्या में से फिर और भी संख्या निकल के आएंगी, जैसे सबसे पहले पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में तुम्हें पता होगा 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलता है, और माइनस की भी चलता है, -1 -2 इस तरीके से चलता है, तो ये पूर्णांक है। फिर पूर्ण संख्याएं आती हैं, या ऐसे समझो पूर्णांक में से पूर्ण संख्या निकल के आती हैं, पूर्णांक में से फिर पूर्ण संख्या निकल के आती हैं, क्योंकि ये सारा पूर्णांक था इसी में, तो फिर पूर्ण संख्या निकल के आ जाएंगी। फिर पूर्ण संख्या में से प्राकृत संख्या निकल के आती हैं। ये पूरा फ्लो चार्ट तुम्हें समझ में आ रहा है। तो ये जो इतनी सारी पूर्ण संख्याएं थी, अब प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, तो देख रहे हो इसी के भीतर से तुम्हें प्राकृत संख्या भी निकल के आ रही होंगी।
तो यही जो पूरा फ्लो चार्ट था उसी को हम अगर इसका चित्र बना दें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसको भी मैं समझा देता हूँ किस तरीके से है ये। तो ये कुछ इस तरीके से है कि ये जो सबसे बड़ा गोला है, ये जो सबसे बड़ा गोला है वो है वास्तविक संख्याओं का। सबसे बड़ा गोला है वास्तविक संख्याओं का। ये जो सबसे बड़ा ये वाला जो गोला है, ये वाला गोला जो है वो वास्तविक संख्याओं का गोला है। वास्तविक संख्याओं के अंदर दो चीजें आती हैं, तुम्हें पता है वास्तविक संख्याओं के अंदर दो चीजें आती है, एक तो आती है परिमेय संख्या और एक आती है अपरिमेय संख्या। तो इसके अंदर एक तो आ गई अपरिमेय संख्या और दूसरा गोला हमने बनाया ये वाला। अंदर वाली चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अंदर वाली चीज जो भी है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। एक गोला तो हमने बनाया अपरिमेय संख्याओं का, एक बनाया हमने परिमेय संख्याओं का। ठीक है, इस तरीके से दो गोले बने क्योंकि दो ही तो हमारे अंदर आ रही हैं। अब अपरिमेय वाला तो साइड में रह गया, अपरिमेय वाला तो साइड में रह गया। अब बात करेंगे ये परिमेय वाले गोले पर। परिमेय वाला गोला ये रहा बड़ा वाला, इसके अंदर क्या है पूर्णांक आएंगे, पूर्णांक संख्याएं आएंगी। तो इसके अंदर आता है पूर्णांक संख्याएं, ये पूर्णांक संख्याओं का गोला है। तुम्हें पता है पूर्णांक के अंदर से ही निकल के आती हैं पूर्ण संख्याएं, तो पूर्णांक के अंदर आ गई पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर जिनको बोलते हैं। फिर पूर्ण संख्याओं के अंदर से निकल के आती हैं प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्या उसके अंदर आ गई। तो बेसिकली ये एक तरीके से मैंने समरी बता दी कि कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, और ये चीज समझ में आनी चाहिए। फ्लो चार्ट को हमने देखा, ये शब्दों में लिखी हुई चीज है। एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया था कल, उसको वो दिखता कैसे है, ये असल जिंदगी में दिखेगा कैसे, वो देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये जो चीज थी इधर जो साइड में लिखी हुई है वो देखने में कितनी सुंदर लग रही है, तो ये चीज है। और अगर मैं तुमसे कहूँ जो क्लास 11th का पहला चैप्टर है समुच्चय, वहां पर भी यही चीज करी जाती है। कुछ शब्दों में कुछ लिखा हुआ होगा, उसको हम देखने का ट्राई करते हैं कि ये दिखता कैसा है असल जिंदगी में। अगर इसको देखें तो वो दिखता कैसा है, तो तुम कुछ डायग्राम वगैरह बनाते हो उसके लिए, तो उससे वो मैथ है या जो चीज है वो समझने में आसानी हो जाती है। अब तुम इस चीज को देखकर तुरंत बता सकते हो कि इसका मतलब क्या है, कि वास्तविक संख्या है उसके अंदर परिमेय और अपरिमेय होती हैं, फिर परिमेय के अंदर पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर पूर्ण, पूर्ण के अंदर नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्या निकल के आती हैं। तो चार्ट से तुम्हें पूरी चीज समझ में आ गई। ऐसा ही समुच्चय में करते हैं, समुच्चय में कुछ लिखा होगा उसको हम चित्र बनाने का ट्राई करते हैं। सेम चीज वहां पर भी होती है। ये जो ग्राफ वगैरह बनाए गए वो किस लिए बनाए गए, ग्राफ वगैरह बनाए गए कि ये जो शब्दों में लिखा हुआ होता है, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया x² - 5x + 6, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, ये जो समीकरण मैंने लिखा। अब इसमें क्या तुम्हें क्या अगर किसी को दिखाओगे इस चीज को तो वो क्या समझेगा, इससे कुछ नहीं समझेगा। तो इस चीज को देखने के लिए कि ये दिखता कैसे है, तो उसके लिए बनाया जाता है ग्राफ, क्योंकि देखने पर पूरी बात समझ में आ जाती है, आसान हो जाती है वो चीज। तो इसलिए ये जो चित्र वगैरह, डायग्राम वगैरह, ग्राफ वगैरह का मतलब एक तरीके से डिस्कवरी हुई है कि ग्राफ वगैरह क्यों बनाए गए, उन चीजों को देखने के लिए बनाए गए। ऐसे ये चार्ट किस लिए बनाए गए, ये जो शब्दों में लिखी हुई चीज है उसको देखने के लिए बनाए गए। ऐसे वेन डायग्राम किस लिए बनाया गया, जिन लोगों ने समस्या पढ़ रखा होगा वहां पर वेन डायग्राम आता है। तो वेन डायग्राम क्यों बनाया गया, उस चीज को देखने के लिए कि वो दिखता कैसा है, वो समुच्चय दिखता कैसा है। खैर अभी हम क्लास 11th में एंटर नहीं करे हैं, मतलब कर गए हैं, लेकिन हमने चैप्टर पढ़ा नहीं है तो बाद में बात करेंगे। अब कल वाले जो क्लास थी उस पर आधारित मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये आरबीएसई जो राजस्थान बोर्ड था उसमें पूछा गया था। तो सिंपल सा सवाल है, वो बताओ। और भी थे मैंने डाले नहीं है, लेकिन तुम इसी सवाल से पूरी समझ जाओगे। बेसिकली परिमेय अपरिमेय होता गया है, वो इसी क्वेश्चन से मैं तुम्हें समझा दूंगा एक बार और। तो तुम्हें बताना है कि निम्न में से कौन सा एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बतानी है। तुम सबसे पहले पकड़ो कि तुमसे जो पूछा है उसके बारे में तुम्हें क्या पता है। अगर तुमसे परिमेय संख्या के बारे में पूछा है तो परिमेय संख्या के बारे में तुम्हें क्या पता है वो बताओ सबसे पहले। तो तुम कहोगे कि परिमेय संख्या तो होती है जिसे हम माप सकते हैं। परिमेय, अपरिमेय का मतलब जिसे मापा ना जा सके। हमने यही डेफिनेशन देखी थी, जिसे माप सकते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है हमारी कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम माप सकते हैं। संस्कृत से उठाया हुआ शब्द है, तो संस्कृत का मतलब क्या होता है, संस्कृत में परिमेय का मतलब क्या होता है, जिसे तुम माप सकते हो। ठीक है, बस हमारे पास इतनी डेफिनेशन है। अब ऑप्शन से उठाकर देखो, 3 पाई है। 3 पाई को मैं थोड़ा सा इधर निकाल लेता हूँ। 3 पाई, पाई की तुम्हें वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू। तुम कहोगे पाई की वैल्यू तो कुछ ऐसी होती है भैया। एक तो तुम कहोगे कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 होती है पाई की वैल्यू, लेकिन मैं कहूँगा कि ये गलत है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है ये वाली, ये तो तुम पढ़ते हो 3.1415 इस तरीके से पढ़ते हो, वो होती है उसकी रियल वैल्यू। 22/7 तो एक तो बेसिकली एक तरीके से
एक अप्रोक्सीमेशन है कि इसके लगभग होती है, इसके लगभग होती है, एग्जैक्ट इसके बराबर नहीं होती, इसके ये लगभग में होती है, लगभग में होती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो ये होती है। ठीक है, अभी और बात कर लेंगे पाई पर, ये 22/7 मैंने क्यों नहीं बताया तुम्हें, तो उस पर बाद में बात करेंगे। अभी तुम ये चीज़ समझो कि असली जो वैल्यू होती है वो तो यही होती है, 22/7 तो लगभग में होती है। तो इस चीज़ में 3 का तुम गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो, 1.459 इस तरीके से। ठीक है, तो कैसे तुम गुणा करोगे इसमें? पहली बात तो तुम्हें यही नहीं पता कि इसका जो आखिरी अंक है क्या होगा, जिसे तुम गुणा पीछे से ही तो करके लाते हो गुणा। ठीक है, पीछे से गुणा करके लाते हो, तुम्हें पीछे वाली संख्या ही नहीं पता, 9 के बाद में क्या होगी तुम्हें पता ही नहीं है, क्या हो सकती है कुछ भी नहीं पता। मतलब तुम जाकर देखोगे तो तुम्हें गूगल पर मिल जाएगी। लेकिन मैं अगर इसके अलावा कुछ ऐसी संख्या लिख दूं, मान लो 3 पॉइंट या 4.6 1 3 7 9 4 3 ऐसे करके लिख दूं, तो मैं तुमसे पूछूं कि इसका अगला अंक क्या होगा, तुम कहोगे भैया मुझे नहीं पता है, कुछ भी हो रहा है इसमें, तो कुछ भी हो रहा है। तो ऐसा ही यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ भी हो रहा है। इस कुछ भी हो रहा है इसमें अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो ये डबल स्पीड से कुछ भी हो रहा होगा। मतलब समझ रहे हो, ये जो अंक है वो ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ फिक्स हो जाएंगे, ये तो अपनी ही दुनिया में रहेंगे, अलग ही अलग रहने वाले हैं। तो अगर ये डबल स्पीड से कुछ ना कुछ होता रहेगा, और कुछ नहीं हुआ इसमें, तो हम कह सकते हैं कि इसका हम अगला पद बता नहीं सकते। बेसिकली अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका 50वां पद बताओ, तुम नहीं बता पाओगे। तो इस तरीके से ये जो 3.159 ये जो होता है, ये अपरिमेय संख्या होती है। अगर इसका 3 से गुणा कर रहे हो तो 3 गुने से ये चलता रहेगा, लेकिन वो अपरिमेय ही रहने वाला है। ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। तो 3 पाई एक अपरिमेय संख्या है, उसने बोला था परिमेय है, ये अपरिमेय है, जिसे तुम माप नहीं सकते, माप नहीं सकते। तुम गुणा करके दिखा दो इसका, तुम बोलोगे, तुम यहाँ से गुणा करोगे 9 3 27, मैं अगला तुम्हें अंक बता दूंगा। फिर तुम वहाँ से स्टार्ट करोगे तो इसमें एक हासिल जोड़कर ये कुछ अलग ही अंक आएगा। अभी 7 आ रहा था, लेकिन अब हासिल जोड़कर मान लो यहाँ पर 4 होता या यहाँ पर होता 5, तो 5 थी 15, तो 15 तुम्हारा लास्ट आता, एक हासिल होती, फिर 9 3 27 करते, एक हासिल की 28। पहले तुम्हारा 7 आ रहा था यहाँ पर, अब 8 आ रहा है। देख रहे हो, तुम गुणा भी नहीं कर सकते इसमें, तो कुछ नहीं कर सकते इसको, ना तो तुम सॉल्व कर सकते हो, ना अगला पद बता सकते हो। तो ये अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को तुम समझ गए होगे, उम्मीद है तुमने समझा होगा इस चीज़ को। बाकी पाई वगैरह पर हम बाद में भी एक बार चर्चा करेंगे अच्छे से। ठीक है, ये क्या है कि कुछ ऐसा अंडर रूट में है, फिर यहाँ पर कुछ 5 लिख रहा है, यहाँ पर कुछ 5 लिख रहा है। तो इस चीज़ को ऐसे समझो कि ये जो होता है ऐसा कुछ चिन्ह होता है, अंदर मान लो कुछ भी है, मान लो मैं लिख दे रहा हूँ 8 लिख दे रहा हूँ, या 9 लिख दे रहा हूँ, 16 लिख दे रहा हूँ, चलो 16 लिख दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब होता है कि 16 की पावर 16 की घात में 1/2, ये इसका मतलब होता है। इस चीज़ को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात वही है, ये दोनों बराबर हैं, एक जैसी। तो इस चीज़ को ऐसे ही अगर मैं लिखूं कि 27, यहाँ पर अगर मैंने 3 लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है, 27 की पावर 1/3। ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये इन पर बात करूंगा मैं अभी। ये जो संख्या वाला टॉपिक है वो खत्म होते ही मैं यही पर बात करूंगा कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, ये घनमूल क्या होता है, इन सब चीज़ों पर बात करनी है अभी। लेकिन मैं तुम्हें अभी के लिए ये जो क्वेश्चन है उसको समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो ऐसे ही तुम बताओ कि ये जो है उसका क्या मतलब हो जाएगा, 5 की पावर 1/5 लिख सकते हो इस तरीके से। अब दूसरी चीज समझो, ये जो होता है इसका मतलब क्या होता है वो समझो एक बार। और हाँ, एक चीज तुम समझो, जैसे मैंने तुम्हें करा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करना आता है, तुम बोलोगे 16। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि ये यहाँ पर हमने 2 करा होगा तो यहाँ पर 1 था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस घात वाले में 2 का भाग दे रहा हूँ, तो मुझे इधर वाली घात में भी 2 का भाग देना पड़ेगा। इक्वेशन है भैया, समीकरण है, दोनों तरफ वही चीज करना पड़ेगा। तो घात में अगर मैंने 2 का भाग दिया तो इधर वाली घात में भी मुझे 2 का भाग देना पड़ेगा। अब तुम देखो, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर कितना आ गया 4। इधर देखो 16 की पावर 1/2, तुम कहोगे 16 की पावर 1/2 को तो हम √16 लिख सकते हैं। तो इस चीज को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि √16 बराबर आ रहा है 4 के। कुछ कुछ बात समझ में आई कि मैं कैसे कर रहा हूं। तो
बेसिकली हो क्या रहा है, तुमने 4 का स्क्वायर करा तो 16 आया, और 16 का अंडर रूट करा तो 4 आया। ऐसे तुम 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अगर मैं इसमें 3 का भाग दूं, यहाँ पर तो 1 रहेगा ही, उसमें भी 3 का भाग दूं, तो ये चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 8। यहाँ पर 3 लिखूंगा मैं, 1/3 है तो यहाँ पर 3 लिखूंगा। तो अगर इसका तुम्हें आंसर चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, ये कट के 2 आ जाएगा। दूसरी चीज़, ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए, और ये चीज़ कोई कराता नहीं है वैसे 10th तक तो कोई नहीं कराया होगा, लेकिन 11th-12th में ये चीज़ें आती हैं, मतलब काम की चीज़ें हैं ये। कि अब अगली चीज़ समझो, मैं तुम्हें वो समझाना चाह रहा था, वो इम्पोर्टेंट है, उससे ये सवाल हो जाएगा। टेंशन ना लो, अगर ये ना चीज़ समझ में आई हो तो मैं आगे भी इसको कराऊंगा। इसका मतलब क्या होता है, ये जो अंडर रूट जैसा कुछ लगा है और यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, ऐसा कुछ भी लिखा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि तुम इस 16 को टुकड़ों में तोड़ो। सबसे पहले तो इसके टुकड़े करो। तो एक तरीका होता है तुम टुकड़े करने का कि तुम 16 को इस तरीके से तुम गुणनखंड कर दो। गुणनखंडन विधि जो होती है उससे कर दो। तो 2 का भाग दोगे 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, तो 2 का सही से लिखता 16 है, 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1। तो तुम 16 को इनके गुणा में लिख सकते हो, गुणनखंड कर दिए। तो अंदर जो है, कहाँ पर लिखूँ, चलो यहीं पर लिख लेता। 16 जो है उसकी जगह पर मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 चल रहा है, ये 2 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो वर्गमूल होता है, अंडर रूट होता है, उसको 2 लिखते नहीं है। कितनी बार, बार बार थोड़े ना लिखोगे। ये जो क्यूब होता है या ऐसा कुछ 5 होता है तब हम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं समझा रहा हूँ अभी। यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, अंदर 2-2 के जोड़े बनाओ। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, अंदर 2-2 के जोड़े बनाओ और जोड़े में से एक निकाल लो, ये इसका मतलब होता है। तुमने 2-2 के जोड़े बना लिए और तुम जोड़े में से एक बाहर ले लो। इस वाले जोड़े में से एक बाहर कर लिया, इस वाले जोड़े में से एक बाहर कर लिया, कितना आ गया, 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अंडर रूट 16 का कितना आंसर हो जाएगा, 4। ऐसे अब मैं नया एग्जाम्पल लेता, अंडर रूट 54, अंडर रूट 54 ऐसा मैं कह रहा हूँ। तुम क्या करोगे, 54 के सबसे पहले गुणनखंड करो, 54 के गुणनखंड करो। गुणनखंड भी क्या होता है, बेसिकली मैं गलत बोल गया, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो गुणनखंड भी क्या होता है वो तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुम्हें आता है गुणनखंड। वैसे तो आता ही है, 10th क्लास में पढ़ के आए हो। तो 2 का भाग दिया 27, फिर 3 का भाग देंगे तो 9, फिर 3 का भाग दिया तो 3, 3 का भाग दिया 1। तो 54 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरीके से लिख सकते हो। तो 54 की जगह पर मैं लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सॉरी क्यूब रूट चल रहा है, यहाँ पर क्यूब रूट चल रहा है, क्यूब रूट चल रहा है। अब इसका क्या मतलब है, अंदर वाली चीज, यहाँ पर भी क्यूब रूट चल रहा है। इसका क्या मतलब है, वही चीज करो अंदर। यहाँ पर तो हम 2-2 के जोड़े बना रहे थे, अब किसके जोड़े बनाएंगे, 3-3 के जोड़े बनाओ और जोड़े में से एक निकालना है, जोड़े में से एक निकालना है। तो 3-3 के एक जोड़े बनाओ, तो 1 2 3, इन तीनों का एक जोड़ा बन सकता है। तो 3-3 का जोड़ा बनाया। अभी तुम क्या कर रहे थे, ऐसा मत समझ लें कि ये 3 है 3 है 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं अलग एग्जाम्पल लेता, या चलो इसी से समझ लो। तो 3-3 का जोड़ा बनाया, उसमें से एक निकालना है। तो ये एक तुमने निकाल लिया, 3 में से एक निकाल लिया। अंडर रूट के अंदर क्या रह गया, यहाँ पर 2 रह गया। अंडर रूट नहीं है, सॉरी क्यूब रूट के अंदर क्या रह गया, इस घनमूल के अंदर तो 2 रह गया, यहाँ पर 3 चल रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा समझने का ट्राई करना। हाँ यहीं पर देखो, अब तुम्हें इस चीज़ का कोई वैल्यू तुम्हें पता नहीं है कि इसकी क्या वैल्यू होती है। तुम्हें लग रहा होगा ये तो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय का गुणा इससे हो गया 3 से, तो वो 3 गुने से अपरिमेय हो जाएगा और कुछ तो बदलेगा नहीं, तो ये भी अपरिमेय रहता है। अब यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर कर दो। अब तुम अंडर रूट 5 है, तो इसका क्या मतलब होता है, अंदर वाली चीज, अंदर जो भी है उसके 5-5 के तो जोड़े बनाओ। तुम कहोगे 5 ऐसे कुछ है ही नहीं। अगर मान लो इतना कुछ होता, इतना कुछ होता, तो तुम 1 2 3 4 5, तो 5 लोगों का एक जोड़ा बनाते, उसमें से तुम एक बाहर कर लेते। अंडर में कुछ बचता नहीं, इसमें कुछ बचता नहीं, तुम्हारा आंसर 5 आ जाता। लेकिन अब हमारे पास 5 जोड़े बन ही नहीं रहे हैं, तो तुम क्या करोगे, उसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो जिसको सॉल्व ना कर सकते हो वो होती है अपरिमेय संख्या। यही तो हमने देखा था,
तो ये जो चीज़ है वो हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तुम्हें अंडर रूट, क्यूब रूट, इनके बारे में भी थोड़ा जानकारी मिली होगी। बाकी डिटेल में तो हम कल बात करेंगे, कल या परसों बात करेंगे। ठीक है, अगली संख्या पर बढ़ो। 0.34666। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इसका 50वां अंक बता दो। 50वां ये जो अंक है, ये पहला 3 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, चौथा 6 है, पांचवा 6 है, तो ये 50वां कितना होगा? तुम बोलोगे 6 ही होगा। 6 6 6 6 ऐसे चल रहा है तो 6 ही होगा। तुमने माप लिया ना, बता दिया ना तुमने, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला देखो, यहाँ पर क्या है? 3 4 5 2 1 0 6 5 1 3। मैं कह रहा हूँ इसका 50वां पद बताओ, तो बोलो यहाँ पर तो कुछ भी हो रहा है। 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, 0 आ गया, तो कुछ पता थोड़ी ना चल रहा है 50वें पर क्या आएगा, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। तो इसको तुम माप नहीं पाए, बता नहीं पाए, तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो उसने क्या पूछा कि परिमेय संख्या कौन सी है? तो ये अपरिमेय, ये और ये तो अपरिमेय हो गई, बची हुई तुम्हारी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें परिमेय अपरिमेय का पूरा गेम समझ में आना चाहिए। ऐसा मत समझना कि इस क्वेश्चन को करने में मैंने इतना टाइम लगा दिया, समझाते हुए चल रहा हूँ कि तुम्हें अपरिमेय अपरिमेय का पूरा मतलब समझ में आए। भागने पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें मैथ सीखने पर ध्यान देना है। अब अगली चीज आती है, परिमेय अपरिमेय को हमने पढ़ लिया है। अब बहुत ही बेसिक बात है, इसको मैं जल्दी से तुम्हें समझा देता हूँ कि अगर तुम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हो, किसी भी परिमेय संख्या में तुम अपरिमेय संख्या को जोड़ते हो, तो वो चीज अपरिमेय ही हो जानी है। जैसे मैं तुमसे कहूं परिमेय संख्या 4 है, 4 एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो वो परिमेय संख्या भी होगी। उसमें अगर मैं √3 जोड़ दूं, क्या होगा इससे? 4 प्लस √3 का मान कितना होता है? 1.732, ऐसे चलता जाता है, ये चलता जाता है, और अलग अलग संख्या आती हैं। तो ये तो तुम्हें पता है कि अपरिमेय संख्या है। अगर तुम इसमें 4 जोड़ दोगे तो हो भी क्या जाएगा? 4 1 5.732। चलेगा तो ऐसे ही, चलेगा तो ऐसे ही। मैं इसका तुम्हें 50वां अंक पूछूं तो तुम नहीं बता पाओगे। तो इस एक तरीके से इन दोनों को जोड़ने पर भी एक अपरिमेय संख्या ही आने वाली है। ये अपरिमेय संख्या थी, ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय को तुमने जोड़ा तो भी वो जो संख्या आ रही है वो अपरिमेय ही आ रही है। सेम चीज अगर तुम इसको माइनस कर दो, 4 में से 1 घटाओगे तो 3 आ जाएगा बस, बाकी पीछे तो वही चलता रहेगा। 50वां अंक फिर भी नहीं बता पाओगे। तुमने परिमेय में से अपरिमेय को घटा दिया तो भी तुम्हें अपरिमेय ही मिल रहा है। फिर अगर तुम परिमेय का गुणा अपरिमेय से करो, मान लो मैं 4 का गुणा 3 से कर देता हूं, तो भी क्या हो जाएगा? वही चीज होगी अभी जो पिछले वाला था कि 3 पाई था, तो पाई की वैल्यू तुम्हें बताया 3.1415 ऐसे कुछ होता है। तो इसमें तुम गुणा कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसको करोगे तो मैं अगला अंक बता दूंगा तुम्हें, तो उसमें पहले करना पड़ेगा, फिर हासिल जोड़कर ये बदल जाएगा। तो तुम गुणा कर ही नहीं पा रहे थे, करोगी भी तो वो अपरिमेय ही आएगा। बेसिकली 3 गुना से ये अपरिमेय चल रहा होगा, इस तरीके समझो। तो ये 4 गुने से अपरिमेय चल रहा होगा, तो ये गुणा करने पर भी अपरिमेय आ रहा है। भाग दोगे अगर तुम, तो भी वही चीज आने वाला है। तुम्हें पता तो नहीं है कि इसका कौन सा अंक है, तुम भाग देकर दिखाओ। तुम इस 2 में दोगे, मैं अगला शब्द बता दूंगा, तो वो चीज तुम्हें तुम 1 से स्टार्ट करोगे, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं भाग देने में, तुम इधर से स्टार्ट करोगे, तो तुम्हें मैं अगला अंक बताता जाऊंगा, तुम्हारा आंसर बदलता जाएगा। तो बदल गया ना, तुम बता नहीं पा रहे फिक्स आंसर, तो ये भी अपरिमेय होगा। याद करने का सिंपल तरीका है, मैं इसको वैसे याद रखता हूँ, मतलब पढ़ाता हूँ कि परिमेय तो बहुत ही भोली वाली संख्या होती है, अपरिमेय गड़बड़ करती है ना। तो परिमेय को बोल दो कि ये साफ पानी है, साफ पानी है, और ये गंदा पानी है। साफ पानी अगर गंदे पानी से मिलेगा तो गंदा ही हो जाएगा, ये बात ध्यान रखो। साफ पानी गंदे पानी से मिलेगा तो वो गंदा ही हो जाने वाला है। किस तरीके से भी मिले, चाहे वो प्लस में मिले, माइनस में मिले, गुणा में मिले, भाग में मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गंदा पानी साफ पानी से मिल रहा है तो वो गंदा ही हो जाने वाला है, ये चीज ध्यान रख लो बस तुम। तो दूसरी चीज, इसी चीज पर तुम एक सवाल देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है ये कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। एग्जाम्पलर क्या होता है? जैसे एनसीईआरटी की एक तो तुम्हारी मेन बुक होती है जो तुम्हारे पास होगी, मेन किताब, उसके अलावा एनसीईआरटी एक जारी करती है, मतलब एक और उसकी किताब आती है एग्जाम्पलर करके, तो उसमें प्रैक्टिस के लिए दे रखी होती है वो, तो उसमें ये सवाल दे रखा होता है। क्योंकि जो तुम अभी के तुम बोर्ड एग्जाम देख रहे होगे तो उसमें कुछ नए सवाल बन के आ रहे हैं जो एनसीईआरटी जो तुम्हारी किताब है वहां पर नहीं होते। तो वो कहाँ से आ रहे हैं? या तो एग्जाम्पलर से उठाते हैं, या फिर जो पीवाईक्यूज होते हैं वहां से उठाते हैं। आरबीएससी के पीवाई, अगर तुम राजस्थान बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो वो आरबीएससी से उठाएगा, आरबीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन उठाएगा।
बाकी जो इस साल का जो पेपर था वहां पर ऐसा देखा गया है कि वहां पर सीबीएसई के जो पीवाईक्यूज थे वो भी उठाए गए हैं। 4-5 क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ जो सीबीएसई से इंस्पायर्ड थे, सीबीएसई ने पहले पूछ रखे थे, वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया गया था। ठीक है, तो वो चीज़ हो रही है। तो तुम्हें पेपर की तो टेंशन लेनी नहीं है कि पेपर में क्या आएगा, वो तुम्हें बता दूंगा। लास्ट के 20 दिन का जो क्रैश कोर्स चलेगा फ्री ही होगा, वो तो कोई भी हो, चाहे मेरे से पढ़े या ना पढ़े, वो जो क्रैश कोर्स है वो फ्री रहेगा। 20 डेज क्रैश कोर्स जो होगा उसमें ही मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि जो आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा चांस है वो आने वाले हैं। पिछली बार भी यही करा था कि लगभग 52 क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो 20 क्वेश्चन के करीब आते हैं, लेकिन उसमें पार्ट्स आते हैं ना कि पहले क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो वो सारे तुम टोटल मिला दो तो 52 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से लगभग 47 क्वेश्चन तो जो 20 डेज क्रैश कोर्स था उससे मैच कर गए थे, बस संख्या वगैरह थोड़ी बहुत बदली थी, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट मैच करे थे। तो पेपर की तो टेंशन लेनी नहीं है। वैसे तुम 11th में हो, तुम क्या लोगे टेंशन, लेकिन 12th वाले जो हैं या 10th वाले हैं वो भी, उनको भी टेंशन नहीं लेनी। लास्ट के 20 डेज में ही तुम्हें सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उस 20 डेज क्रैश कोर्स को समझने के लिए, उन्होंने 20 दिनों में जो पढ़ाया है उसको समझने के लिए तुम्हें पूरी साल पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम समझ ही नहीं पाओगे। 20 दिन में जो पढ़ाएंगे तुम्हें पता ही नहीं होगा, बेसिक तुम्हारे बिल्कुल हिले हुए हैं, तुम समझ ही नहीं पाओगे। तो वो उन 20 दिनों को समझने के लिए भी तुम्हें पूरी साल पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखो। ऐसा नहीं होता कि जो कराते हैं ना पेपर लीक करा दिया, तो वो पेपर लीक जो कराते हैं, मतलब वैसे नहीं, यूट्यूब पर तुमने देखा होगा पेपर लीक करा दिया, लास्ट के एक मैराथन से ही सारे क्वेश्चन आ गए। तो उन मैराथन को भी कौन समझ पाएगा जिसने पूरे साल पढ़ाई करी है। ऐसे ही थोड़ी ना, तुम कैसे समझ लोगे, तुमने पढ़ाई नहीं है तो तुम्हें पता ही नहीं है परिमेय संख्या क्या होती है, तो तुम कैसे कर लोगे उस क्वेश्चन को, कर ही नहीं सकते। तो वो चीज़ है, ये जो चीज़ें होती है लास्ट में जो मैराथन है वो भी उनके लिए होती हैं जो पूरी साल पढ़ाई करी है। ठीक है, अब इस सवाल पर आओ। एक शून्येतर परिमेय संख्या, अब तुम्हें सारे शब्द समझ में आएंगे। शून्येतर का मतलब सब बताओ सबसे पहले तो। एक एक अगर तुम्हें क्वेश्चन करना है, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है और वो तुम्हें करना है, वो मान लो तुमसे हो नहीं रहा है, तो उस क्वेश्चन की एक एक चीज जो है उसको पकड़ो कि इसके बारे में मुझे क्या पता है, इसके बारे में क्या पता है। तो शून्येतर के बारे में क्या पता है, मैंने तुम्हें बताया था 3 शब्द आते हैं। एक तो आता है शून्येतर, एक आता है ऋणेतर, एक आता है धनेतर। इसका क्या मतलब होता है, शून्य को छोड़कर, जीरो को छोड़ दो, शून्य मतलब जीरो, जीरो को छोड़कर सारी संख्या लेनी है। ऋणेतर का मतलब ऋण को छोड़कर, ऋण मतलब नेगेटिव संख्याओं को छोड़कर। ऐसे ही धनेतर का मतलब धन संख्याओं को छोड़कर, पॉजिटिव संख्याओं को छोड़कर। तो जीरो को छोड़कर कौन कौन सी संख्या है वो सारी तुम्हें लेनी है। जीरो को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जीरो का गुणा अपरिमेय से, कोई भी संख्या अपरिमेय हो, मान लो √3 से करोगे तो वो जीरो ही हो जाने वाली है, और जीरो तो एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन हमने देखा था कि परिमेय और अपरिमेय से कुछ भी करते हो तो वो अपरिमेय ही होती है। साफ पानी गंदा हो जाता है, लेकिन ये तो साफ पानी कैसे हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई, तो साफ पानी तो हो नहीं सकता। तो वही चीज़ है कि शून्य को छोड़ दो, जीरो को छोड़ दो, बाकी सब पे लागू होता है ये चीज़। तो वो चीज़ उसने पहले ही कह रखी है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, मतलब शून्य को छोड़ दो बाकी संख्या पर ये चीज लागू होगी। तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, तो जो संख्या आएगी वो क्या होगी, सदैव अपरिमेय होगी, सदैव परिमेय होगी, परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकती है, या एक आएगा उसका आंसर। तुम बताओ, परिमेय संख्या क्या होती है, साफ पानी। अपरिमेय क्या होता है, गंदा पानी। साफ और गंदे में कुछ भी हो रहा है तो वो चीज गंदा ही हो जाने वाला है, गंदा मतलब अपरिमेय हो जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो कर पाए होगे ना, अब तुम कर पाए होगे, पहले पता नहीं तुम्हें क्या करा होगा, ये तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हमें नहीं पता, हमें ना आता, लेकिन अब तुम्हें सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, उससे पहले मैं तो और चीज़ बताता हूँ। अभी क्या हो रहा था, मैं साफ पानी ले रहा था एक तरफ, दूसरी तरफ गंदा पानी ले रहा था। इस बार मैं दोनों तरफ गंदे पानी ले रहा हूँ, तो अगर ये भी गंदा है और ये भी गंदा है तो हमें नहीं पता कि क्या होगा। साफ और गंदा मिलता तब तो हम बता सकते हैं कि गंदा हो जाएगा, लेकिन पहले से गंदा है उसमें और गंदा डाल दो तो जादू भी हो सकता है कि वो साफ पानी हो गया। ये थोड़ा सा बकवास एग्जांपल है, लेकिन समझ जाओ कि अगर एक जैसी चीजें हैं, अपरिमेय और अपरिमेय को मिला रहे हैं तो हम बता नहीं सकते वो परिमेय आएगा या परिमेय आएगा। जैसे मैं तुम्हारा एग्जाम्पल लूँ, √3 तुमने लिया, मैं उसमें प्लस कर रहा, माइनस कर रहा हूँ √3, तो कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो का तुम्हें पता है ना कि वो परिमेय संख्या होती है, तो ये चीज समझ में आएगी कि परिमेय हो गया। अगर हम मान लो इसमें √3 माइनस √4 कर दूं, अंडर, हाँ ठीक है, मैं √5 कर देता हूँ, इसको सॉल्व करके दिखाओ। तुम नहीं कर पाओगे तुम इसको सॉल्व, तो तुम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो देख रहे हो, इनमें तुम घटाओ या जोड़ो,
अपरिमेय दोनों तरफ मैंने ये भी अपरिमेय ले लिया, ये भी अपरिमेय ले लिया, तो अपरिमेय अपरिमेय दोनों करोगे तो कुछ भी हो सकता है, या तो परिमेय आ सकता है या अपरिमेय आ सकता है, सेम चीज चलेगी कि गंदा पानी गुणा करा तो कुछ भी हो सकता है, साफ भी हो सकता है और गंदा भी हो सकता है, गंदा पानी कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल ऐसा ही है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं मान लो ये परिमेय की जगह पर इसको भी अपरिमेय कर देता हूँ, तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। तो एक शून्येतर अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, तो इस बार क्या हो रहा है, अपरिमेय और अपरिमेय मिल रहे हैं, तो क्या होगा, अपरिमेय और अपरिमेय मिल रहे हैं, बीच में कुछ भी हो, गुणा भाग जोड़ घटाव, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर गुणा हो रहा है तो वो हमें नहीं पता, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, हमें नहीं पता। हम तो बस ये कह सकते हैं कि अगर एक तरफ परिमेय है और दूसरी तरफ अपरिमेय है, दोनों अलग अलग हों, तो हम बोल सकते हैं कि वो अपरिमेय ही आने वाला है। इतनी बात तो मैं समझ में आनी चाहिए, यही यस। अपरिमेय परिमेय अपरिमेय क्या होता है वो एक तरीके से तुम खत्म मान लो, खत्म हो गया। अब आगे समझो, अब अगली चीज समझो। अब मैं वो जो बोल रहा था कि पैटर्न ढूंढे, हमारे पास इतनी सारी संख्या आ चुकी हैं, ये जो 0 है, 1 2 3 4 इस तरह की संख्या है, माइनस की भी संख्या आ चुकी हैं, बटे वाली संख्या भी आ चुकी हैं, 0.5 ऐसी कुछ दशमलव वाली संख्या भी आ चुकी हैं, √3 ऐसी कुछ संख्या भी आ चुकी हैं, पाई तो खैर ठीक है, दशमलव में भी अलग अलग तरह की संख्या आ रही है, 0.55555 ऐसे चलते ही जा रही है। कुछ ऐसी संख्या है कि 4.3 1 4 6 8 कुछ भी हो रहा है उसमें, तो अलग अलग तरह की संख्या आ रही हैं। ठीक है, इतनी सारी संख्याएं आ रही हैं। अब जो गणितज्ञ थे जो इन पर बैठकर काम कर रहे थे, तो पैटर्न ढूंढने, उन्हें पैटर्न मिलने लग गए, अलग अलग तरीके के पैटर्न देखने को उन्हें मिलने लग गए। एक मिनट, हाँ तो जैसे मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ संख्याएं कुछ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ऐसे चलती जा रही है संख्या। ठीक है, तो जो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या करा, वो देख रहे थे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 इनमें कुछ 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 पैटर्न दिख रहा है, तो बोले कुछ पैटर्न नहीं है, 1 2 3 4 गिनती ही तो है और क्या है इसमें। लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, बेसिकली एक को छोड़ छोड़कर जो संख्याएं हैं उनमें एक पैटर्न उन्होंने देखा कि ये जो है उसमें हम 2 का भाग दे सकते हैं, ये जो 4 है उसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 6 है उसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 8 है उसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 10 में भी चला जाएगा। बेसिकली एक को छोड़कर जो संख्याएं आ रही हैं उनमें 2 का भाग जा रहा है। ये जो संख्या है इनमें तुम 2 का पूरा पूरा भाग नहीं दे सकते, 3 में तुम 2 का पूरा पूरा भाग नहीं दे सकते, 5 में तुम नहीं दे सकते, 7 में तुम नहीं दे सकते, 9 में तुम नहीं दे सकते। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक को छोड़कर एक जो संख्या आ रही है, तो उनमें तो ये वाली जो संख्या आ रही है ये, उनमें तो 2 का भाग चला जा रहा है, इनका उनमें तो 2 का भाग चला जा रहा है, लेकिन ये जो संख्या आ रही है उनमें 2 का भाग नहीं जा रहा, इनमें 2 का भाग नहीं जा रहा। तो उन्होंने ऐसी संख्या देख ली जिनमें 2 का भाग जा रहा है, उनको बोल दिया उन्होंने 2 4 6 8 10, फिर एक को छोड़ दो, 10 के बाद 11 आता है उसको छोड़ दो, 12, फिर 12 के बाद 13 आता है उसको छोड़ दो, 14, फिर 15 आता है उसको छोड़ दो, 16। तो इस तरीके से संख्या आती जाएंगी। तो इनको बोल दिया उन्होंने सम संख्या, इस चीज को उन्होंने नाम दे दिया। हम तो कह रहे हैं ना, गणितज्ञ तो नाम देने में माहिर है क्योंकि उन्हें काम आसान करना पड़ता है। विषम संख्या में क्या आएंगी, जिनमें 2 का भाग नहीं जा रहा, तो 1 को उन्होंने उठा लिया, 3 को उठा लिया, 5 को उठा लिया, 7 को उठा लिया, 9 को उठा लिया। अब बताओ अगली संख्या क्या आएगी, 9 के बाद 10 आएगी, उसको छोड़ दो, 11 आ गया, 12 को छोड़ दो 13 आ गया, 14 को छोड़ दो 15 आ गया। देख रहे हो, इनको उन्होंने नाम दे दिया विषम संख्याएं। तो सम विषम संख्या कुछ अलग संख्याएं थोड़ी ना आई हैं, ये जो हमारे पास पहले से संख्याएं थी उनमें से ही हमने कुछ पैटर्न ढूंढ लिया है, कुछ अलग संख्या तो नहीं थी। जैसे हमने पहली बार ढूंढा था 0, कोई नई संख्या आ गई, यहाँ पर कुछ नई संख्या तो नहीं आएंगी जिनमें, इन्हीं में से कुछ हमने पैटर्न ढूंढकर नए उनको नाम दे दिए हैं। ठीक है,
मेरा सवाल अब तुमसे ये है, क्या 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 -13 एक विषम संख्या है या नहीं? बताओ। कुछ लोग कहते हैं कि जो विषम संख्या, ये जो सम विषम का कंसेप्ट है वो केवल प्राकृतिक संख्याओं पर लगता है। ये जो मैंने तुम्हारे सामने लिखी है 1 2 3 4 5, ये प्राकृत संख्या ही तो है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सम विषम का कंसेप्ट है वो केवल प्राकृतिक संख्याओं में से ही हम लेते हैं। तुमने जब भी बचपन से पढ़ा होगा तो तुमने क्या बोला होगा, सम संख्या क्या होती है? तुमसे अगर पूछूं तुम सीधा क्या बोलते हो, 2 4 6 8। विषम क्या होती है? 1 2 3 4, सॉरी 1 3 5 8, ऐसे ही तो बोलते हो, 5 7। तो हमारे माइंड में बेसिकली यही बस जाता है कि ये जो प्राकृत संख्या है उन्हीं में सम विषम का कंसेप्ट चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सम विषम संख्याओं का तुम ओरिजिन देखो कि उसका आइडिया क्या है, गणितज्ञों ने सोचा कैसे। वो सिंपल सोच रहे हैं कि जिसमें 2 का भाग चला जाता है वो सम होगी, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम होती है। हमारे पास जितनी भी संख्या है, इधर 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। इनमें भी तो देखो, -1 में तुम 2 का भाग दो, -1 में तुम 2 का भाग दो, पूरी बार नहीं जाएगा, 0.5 आएगा माइनस का, टूट गया। 2 में फिर तुम भाग दोगे, -2 में तुमने भाग दिया 2 का, तो पूरी बार चला गया ना, -1 बार चला गया, पूरी बार चला गया। तो ये जो है 13, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, तो ये भी एक विषम संख्या है। ये बात दिमाग में डाल लेना कि ये जो सम विषम का कंसेप्ट है वो जरूरी नहीं, केवल ऐसा नहीं है कि ये उन पर चलता है प्राकृत संख्याओं पर, ये सभी संख्या पर चलता है, सभी पूर्णांक संख्या पर चलता है। अब तुम कहोगे तुमने 0 का तो कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, 0 पर भी बात करते हैं। तो अब तुम बोलोगे कि 0 फिर क्या है, 0 सम है या विषम है, उसके बारे में तुमने कुछ बताया नहीं। तो मैं वही कहूंगा, तुम पैटर्न ढूंढो। 2, फिर 1 को छोड़कर 4, फिर 1 को छोड़ा 6, फिर 1 को छोड़ा 8। उल्टा भी चलो, 6, 5 को छोड़ा 4, 3 को छोड़ा 2, 1 को छोड़ा 0। उसी कैटेगरी में आ रहा है ना। तो 0 भी एक सम संख्या होता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, जिसमें 2 का भाग चला जाता है। मेन डेफिनेशन तो ये है, जिसमें 2 का भाग चला जाता है। तो 0 में 2 का भाग दोगे तो 0 आ जाता है, यही तो होता है। कुछ पॉइंट वगैरह में तो नहीं आ रहा, पूरी बार चला गया ना उसमें भाग, तो इस चक्कर में जो 0 होता है वो सम संख्या होता है। कुछ लोग इसको 0 होती है उसको बोल देते हैं कि ये ना तो सम है ना विषम है, ना सम है ना विषम है। लेकिन ये बात गलत है, ये सम संख्या होती है, विषम नहीं। विषम का मतलब क्या होता है, कुछ टुकड़े में बचे, या इस तरीके से पैटर्न ढूंढो। विषम संख्या क्या है, 1 3 5, 5 3 1, -1, 0 तो रह ही गया ना। तो इस चक्कर में तो जो 0 होती है वो सम संख्या होती है, ना कि विषम संख्या। ये बात ध्यान रखना। एक बात हाँ अलग से नोट कर लो कि जो 0 होता है, 0 जो होता है वो सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। ये बात नोट कर लेना ढंग से। ठीक है, तो ये हमने 2 तरह की संख्याएं हमने देखी, एक पैटर्न ढूंढा है हमने, एक तरीके का पैटर्न ये हो गया। अगली चीज क्या है, अगली चीज क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं और पूर्ण घन संख्याएं। अब इनको मैं, एक तो वर्ग और घन वैसे मुझे कराने हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। चलो इसको थोड़ा सा बस आइडिया ले लो, बाकी हम इसमें डिटेल में बाद में बात करेंगे। पूर्ण वर्ग संख्याएं, तुम तो शब्दों को पकड़ा करो। पूरा वर्ग, वर्ग करना है जो पूरा हो। तुम्हारे पास संख्या है जैसे 0, माइनस वाली ले लेना, 0 1 2 3 4 इस तरीके चल रही हैं। इधर -1 -2 -3 इस तरीके से तुम्हारे पास संख्या चल रही हैं। पूर्ण वर्ग, तुम इन संख्याओं का वर्ग करते जाओ। 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इस तरीके 25 आएगा। फिर 6 का वर्ग 36 आएगा, इस तरह चलता जाएगा। -1 का वर्ग 1, -1 का वर्ग 1 क्यों हुआ, प्लस का -1 का वर्ग कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, अंदर वाली जो चीज है उसको 2 बार गुणा कर दो। अंदर वाली जो चीज है उसको 2 बार गुणा कर दो, तो माइनस माइनस तुम्हें पता है प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, -2 का वर्ग करोगे, पूरा वर्ग करोगे तो तुम्हें प्लस का 4 मिलने वाला है। 3 का करोगे तो 9 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो संख्या आ रही है इधर, फिर 4 का करोगे 16 आएगा, -4 का करोगे 16 आएगा, फिर 25 आएगा। तुम देख रहे हो इधर वाली जो संख्या है वही तो यहाँ पर लिखी हुई थी, तो बार बार क्यों लिखे उनको, तो इनको हटा दो थोड़ी देर लिए। बची हुई जितनी भी संख्याएं यहाँ पर दिख रही हैं जो वर्ग करने पर प्राप्त हुई हैं, आगे चलता जाएगा ये 49, फिर 8 का 64, 9 का 81। तो ये जितनी संख्या आ रही है जो वर्ग करने पर प्राप्त होती हैं वो होती है पूर्ण वर्ग संख्याएं। इतना बात समझ में आ रही है। पूर्ण घन संख्या क्या होती है फिर, घन का मतलब क्यूब कहते हैं इसको इंग्लिश में, वर्ग का मतलब स्क्वायर करना।
स्क्वायर करना। तो क्यूब करो, 0 है, 0 का क्यूब करने का मतलब, 0 का क्यूब करने का मतलब अंदर वाली चीज को 3 बार गुणा कर दो, अंदर वाली चीज को 3 बार गुणा कर दो। तुम्हें पता है 0 को गुणा किसी से भी करते हो 0 ही आता है। तो यहाँ पर इसका तुमने घन करा तो 0 आया। 1 का तुम घन करोगे, 1 का तुम घन करोगे तो भी 1 आने वाला है। 2 का तुम घन करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो वो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 3 का तुम करोगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो वो कितना आने वाला है, 27 आएगा। 27 आ गया। फिर तुम 4 गुणा 4 गुणा 4 करो, 4 का तुमने घन करा तो वो कितना आ गया, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 आ गया। 5 का करोगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 पंजे 125 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। अब इधर वाली संख्या पर आओ, -1 का तुम्हें घन करना है, क्यूब करना है, तो कैसे करोगे, अंदर वाली चीज को 3 बार गुणा कर दो। -1 -1 -1 3 बार मैंने गुणा कर दिया। माइनस इंटू माइनस इतना पहले सॉल्व करो, तो माइनस को गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, गुणा माइनस का 1, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, -1। तो इसका जो घन आ रहा है वो -1 आ रहा है। इसका तुम घन करोगे ऐसे ही, -2 का तुम्हें घन करना है, क्यूब करना है, तो क्या आएगा, -2 गुणा -2 गुणा -2, इन दोनों का गुणा करो तो +2 आ गया, +4 आ गया, उधर -2 है, प्लस माइनस गुणा होकर माइनस आएगा, 4 दूनी 8, माइनस का 8 आया। तो देख पा रहे हो, घन करने पर चिन्ह वही रहता है। -3 का तुम घन करोगे तो -27 आएगा, -4 का घन करोगे तो -64 आएगा। अब इधर वाली जो संख्याएं हैं, इधर वाली जो संख्याएं हैं वो अलग अलग हो गई, तो ये हमें सारी ही लेनी पड़ेंगी। ये जितनी भी संख्या हैं और आगे चलती जाएंगी, इधर -25 आएगा, 125, इधर आगे चलती जाएंगी। तो ये जो संख्याएं आ रही हैं जो घन करने पर प्राप्त हो रही हैं, जो घन करने पर मिल रही हैं, क्यूब करने पर मिल रही हैं, उनको बोलते हैं पूर्ण घन संख्याएं, पूर्ण घन संख्याएं। ये दोनों चीजें समझ में आई हैं। अभी इस पर बात करेंगे, आगे बात करेंगे इस पर, लेकिन अभी थोड़ा सा बस समझ जाओ कि पूर्ण घन संख्या क्या होती हैं, पूर्ण घन संख्या क्या होती हैं। ये लिखने में भी तुम्हें आसानी हो, चाहे तुम तो माइनस वाली को हटा दो अभी के लिए। तुम अगर मैं एक लाइन में तुम्हें लिखा के दिखाऊं तो ये चीज तुम्हें याद रहनी चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट कर लिया करो, चलो तुम 1 और 2 का 4 होता है, 9 होता है 3 का, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, इस तरीके से चल रही होंगी। घन संख्या क्या होती है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का 8 होता है, 3 का क्यूब करने पर 27 मिलता है, 4 का क्यूब करने पर 64 मिलता है, 5 का क्यूब करने पर 125 मिलता है, 6 का क्यूब करने पर कितना मिलेगा, 216 मिलता है, 36 18, हाँ 216 मिलेगा। हम बेसिकली कर क्या रहा हूँ, तो ये जो संख्या होती है वो पूर्ण घन संख्या है, ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, अगर मैं इसमें 1 का गुणा कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं इसे 1 का गुणा करता हूँ तो 1 ही मिलेगा। अगर मैं इसे 4 का गुणा करता हूँ, सॉरी 2 का गुणा करता हूँ, क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अगर मैं इसमें 3 का गुणा करता हूँ तो 27 मिलेगा, 9 3 27। अगर मैं इसमें 4 का गुणा करता हूँ तो कितना मिलेगा, 16 24 64। अगर इसमें 5 का गुणा करता हूँ तो क्या मिलेगा, 25 पंजे 125। अगर मैं 6 का गुणा करता हूँ तो कितना मिलेगा, 216। कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न है। और ये बना कैसे पैटर्न, तुम्हें पता है पूर्ण वर्ग करने पर क्या होता है, वर्ग करने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं इस चीज को समझाऊं, 4 कैसे बना होगा, तुमने 2 का स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर करा तो 4 आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 4 है उसमें भी 2 का गुणा कर दे रहा हूँ। 4 में अगर तुम 2 का गुणा कर रहे हो तो इधर भी तुम्हें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 1 है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 का क्यूब इधर कितना बनेगा, 8 बन गया। तो वही चीज़ है, एक तुम 2 का गुणा और कर दे रहे हो तो इसकी घात 1 बढ़ जाती है, 3 बढ़ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा अगर खुद से भी ट्राई करोगे तो समझ जाओगे इस चीज़ को, थोड़ा सा गौर करके। अब और तरीके की संख्याएं आ रही हैं। अब यहाँ से फिर चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ इस चीज़ को, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस चीज़ को समझाने के लिए मुझे एक और चीज़ समझानी पड़ेगी, वो है गुणनखंड। गुणनखंड, गुणनखंड, इस चीज़ को समझना, हटेगा कैसे ये, हाँ अब समझो। गुणनखंड, इंग्लिश में इसको फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर। तुमने सुना होगा गुणनखंडन विधि, फैक्टराइजेशन विधि, तो फैक्टर कहते हैं गुणनखंड को इंग्लिश में। शब्द को पकड़ो तुम तो, गुणनखंड, खंड का मतलब टुकड़े, टुकड़े, टुकड़े जो गुणा में हो, गुणा में हो, गुणा में हो,
ऐसे टुकड़े। मतलब क्या है, कोई भी तुम संख्या लो, कोई भी संख्या लो, जैसे मैंने ले लिया 6, तो उसको उसके तुम्हें टुकड़े करने हैं। सबसे पहले तो उसके टुकड़े करने हैं और वो गुणा में लिखने हैं। तुम बोलोगे इसके टुकड़े कैसे करेंगे, तो जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखूँ 2 गुणा 3, तो 6 मिल जाएगा तुम्हें। तो ये क्या करा तुमने, 2 टुकड़े तोड़े और वो गुणा में तुमने लिख दिए। तो यही होता है गुणनखंड करने का मतलब। और किस तरीके से तुम 6 को तोड़ सकते हो, तुम बोलोगे अब अगर तुमने इस तरीके से तोड़ा है, मैं और तरीके से तोड़ सकता हूँ। जैसे 6 को मैंने तोड़ दिया 1 गुणा 6, सही है ना। तुमने 1 और 6 2 टुकड़े बनाए, उनको गुणा में लिख दिया, ठीक है। तो ये 1 और 6 क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो 2 और 3 है ये भी 6 के गुणनखंड हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास 4 गुणनखंड मिल रहे हैं। 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। ये 4 गुणनखंड इसके मिल रहे हैं 6 के। और कोई हो सकता है, और कोई हो सकता है, तुम बोलोगे और तो और कैसे तोड़ोगे, 1 गुणा 6 कर लिया, 2 गुणा 3 कर लिया, फिर 3 गुणा 2 करना पड़ेगा। वो तो यही चीज़ लिखी हुई है, तो केवल इतने ही है। अब जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखूंगा, 8 के गुणनखंड करो, 8 के गुणनखंड। तुम क्या करोगे, 8 है, सबसे पहले ऐसे करा करो, 1 गुणा 8 कर लिया, फिर 2 गुणा 4 कर लिया, फिर 3 गुणा कुछ नहीं हो रहा हटाओ, 4 गुणा 2 करना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ तो यहीं पर लिखी हुई है, तो इसको हटा दो, इतने पे रुक जाओ। तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 8 के गुणनखंड क्या होने वाले हैं, 1 2 4 8, यही तो हो जाएंगे इसके गुणनखंड। अब मैं अगली संख्या ले रहा हूँ, समझते जाना तुम। बहुत ही यहाँ से ना ये समझ लो कि बहुत कंसेप्ट निकल के आने वाले हैं यहाँ से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पर समझना। मैं तुम्हारे सामने अगली चीज़ लेता हूँ। जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिया, कोई भी ले लो, मान लो मैंने तुम्हारे सामने लिया 5, 5 के गुणनखंड करके दिखाओ। तुम बोलोगे 5 को मैं कैसे लिखता हूँ, 1 गुणा 5 लिखा, 2 गुणा कुछ नहीं आ रहा, 3 गुणा कुछ नहीं आ रहा, 4 गुणा कुछ नहीं आ रहा, 5 गुणा 1 आ रहा है। तो ये चीज़ तो यहीं पर लिखी हुई थी, यहीं पर खत्म हो जाओ। 5 के कितने गुणनखंड है, 5 के कितने गुणनखंड है, तुम बोलोगे 1 और 5, ये 2 गुणनखंड हैं। मैं तुमसे अब कहूँ कि 7 के गुणनखंड बताओ, 7 के गुणनखंड बताओ। तुम कहोगे 7 के टुकड़े तोड़ेंगे हम भैया। तो 7 को तोड़ा, 1 गुणा 7, 2 गुणा कुछ नहीं आ रहा, 3 गुणा कुछ नहीं आ रहा, 4 गुणा कुछ नहीं आ रहा, 5 गुणा कुछ नहीं आ रहा, 7 गुणा 1 आ रहा है। लेकिन वो चीज़ तो लिखी हुई है। मतलब 7 के भी कितने गुणनखंड आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है और दूसरा वो खुद 7 आ रहा है। 7 के पूछे तो एक तो खुद आ गया और एक आता है, एक तो सब में ही आ रहा होगा। दो चीज़ें यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल रही होंगी। अगर तुम देखो यहाँ पर, तो दो चीज़ें यहाँ पर मुझे तुम्हें समझानी है, दो चीज़ें मुझे तुम्हें यहाँ पर समझानी है। पहली चीज़, मैं जितने भी गुणनखंड कर रहा हूँ, जितनी भी संख्याओं के गुणनखंड कर रहा हूँ, 5 के करा, 7 के करा, 6 के करा, 8 के करा, तो इनमें जो गुणनखंड आ रहा है उसमें तुम्हें एक तो मिल ही रहा होगा। हर बार एक मिलता है, हर बार एक मिलता है। क्यों मिल रहा है, कोई भी संख्या लो उसमें 1 गुणा 5 तो हम कर ही सकते हैं, एक का गुणा तो हर संख्या में हो सकता है। मतलब बेसिकली एक तो आ ही रहा है, हर संख्या में आएगा ही आएगा। तो ये चीज है कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनफल होता ही होता है। ये लाइन तुम लिख सकते हो कि जो एक होता है, जो एक होता है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर ऑब्जर्व करो कि 5 के गुणनखंड करे तो उसमें 5 आया, खुद वही जो संख्या का गुणनखंड कर रहे हैं वो गुणनखंड खुद का ही गुणनखंड हो रहा है। 7 के गुणनखंड करे तो गुणनखंडों में 7 खुद भी आ गया, 6 के गुणनखंड करे तो 6 गुणनखंडों में खुद भी आ गया, 8 के गुणनखंड करे तो 8 गुणनखंडों में भी आ गया। बोलने का मतलब क्या है कि जो संख्या है वो स्वयं का ही एक गुणनखंड होती ही होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है, स्वयं का गुणनखंड भी होता है। ये दो बातें तुम्हारे दिमाग में जानी चाहिए। एक तो एक जो होता है उसका प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, एक वो खुद जो संख्या होती है वो खुद का ही गुणनखंड होती है।
दो चीज़ें समझ में आई। अब एक और चीज़ समझो, ये दो बातें हो गई। अब एक और चीज़ समझो, जैसे मैं तुम्हारे सामने किसी भी चीज़ का गुणनखंड करता हूँ, मान लो मैंने करा इस 6 को ही ले लो, चलो 6 के गुणनखंड करने पर क्या मिलता है, 1 × 6, 2 × 3, और तो कुछ मिलता नहीं। अब तुम देखो ये जो जितने भी गुणनखंड है उसका क्या 6 में भाग जा रहा है। दूसरी चीज उससे पहले, ये जो जितने भी गुणनखंड आ रहे हैं ये या तो 6 से छोटे होंगे या 6 के बराबर होंगे। 7 के गुणनखंड करे तो ये जो गुणनखंड आ रहे हैं, पहली बात तो ये टुकड़े हैं ना, टुकड़े टुकड़े कैसे होंगे, टूट कर ही तो बना होगा, टूट कर छोटा हो जाता है, टूटने पर छोटा ही तो हो जाएगा टुकड़ा। तो ये जो टुकड़े आ रहे हैं वो छोटे होंगे। 6 जो है, 6 के गुणनखंड देखो ये इससे छोटे होंगे या फिर बराबर होगा, उससे बड़ा कभी नहीं होगा, ठीक है। 8 के गुणनखंड देखो ये सभी 8 से छोटे ही होंगे या फिर बराबर होगा, टुकड़े हैं तो छोटा होगा। इतनी बात समझ में जानी चाहिए, ये बात दिमाग में बैठनी चाहिए। गुणनखंड का मतलब टुकड़े, टुकड़े मतलब संख्या से छोटा, ये बात समझ में आई। अब अगर ये छोटे हैं तो एक और चीज देखो, 1 का भाग तुम 6 में दे सकते हो, 2 का भाग तुम 6 में पूरी पूरी बार दे सकते हो, 3 का भाग तुम 6 में पूरी पूरी बार दे सकते हो, 6 का भाग तो 6 में चला ही जाएगा। 1 का भाग ये तो हो ही गया, 1 का भाग तुम 8 में दे सकते हो, पूरी पूरी बार जाएगा। 2 का भाग दोगे पूरी पूरी बार, 4 का जाएगा पूरी पूरी बार, 8 का भी पूरी बार हो जा, 5 का 5वां पूरी बार, 1 का पूरी बार, 7 का पूरी बार। बात क्या है, बात क्या है, यहाँ पर लिखते जाओ, अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उनको लिखते जाओ कि हमें दिख क्या रहा है, हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, पैटर्न क्या मिल रहा है हमें। तो जो भी हमारी संख्या आ रही है, जिस भी संख्या का हमें गुणनखंड करने हैं, उसमें उस गुणनखंड का भाग जाता ही जाता है, ये बात पक्की है, ये भाग जाता ही जाता है। दूसरी बात यहाँ पर एक और लिख लो, इससे पहले क्यों जाता है, क्यों क्यों का मतलब नहीं है, लेकिन एक और याद रखो कि जो गुणनखंड होता है, गुणनखंड क्योंकि वो टुकड़ा होता है, तो गुणनखंड हमेशा संख्या से छोटा या बराबर होता है। ये बात है तुम्हारे नोट्स में जानी चाहिए, इसी पर आधारित है एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट, पूरा उसी पर टिका है। ये जो लाइनें लिख रहा हूँ ना, ये हल्की लाइनें नहीं है, इन पर पूरा एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट टिका है कि एलसीएम और एचसीएफ बन के भी कहाँ से आए, उनकी डिस्कवरी कहाँ से हुई है, खोज कैसे हुई एचसीएफ और एलसीएम की, वो इसी पर टिका है कि तुम्हें गुणनखंड अच्छे से आता हो, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आई है। अगली चीज अब देखो, अगली चीज एक और ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन का खेल है ये, जो सारा जो गणित है वो ऑब्जर्व अगर तुम करते गए ना ढंग से, संख्याओं में पैटर्न ढूंढते गए, ऑब्जर्वेशन करते गए कि यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो बस ऑब्जर्वेशन से ही नॉलेज बनती है। ये जो पूरी चीज तुम्हें पढ़ाई जाती है ना, पूरी मैथमेटिक्स जो तुम्हारी किताब है वो ऑब्जर्वेशन से लिखी गई है कि उन्होंने पैटर्न ढूंढे, उसके आधार पर फिर उन्होंने डेफिनेशन बनाई, परिभाषाएं बनाई, रिजल्ट बनाए, फॉर्मूला बनाए, वो सब ऑब्जर्वेशन से निकल के आती है सारी की सारी नॉलेज। तब एक और बात ऑब्जर्व करो तुम कि ये जो 6 है इसके कितने गुणनखंड आ रहे हैं, 4 गुणनखंड आ रहे हैं, 4 गुणनखंड आ रहे हैं। 8 के कितने गुणनखंड आ रहे हैं, 4 गुणनखंड आ रहे हैं। 7 के कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। 5 के कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ऐसे मैं तुम्हारे सामने लिखूं कि 13 के कितने गुणनखंड है, तुम बोलोगे कि 1 और 13, ये दो ही तो गुणनखंड होंगे, क्योंकि 1 × 13 के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये चीज है, ये चीज है कि दो ही गुणनखंड इसके आ रहे हैं। 17 के करो, 1 × 17, बस इसके अलावा तो और नहीं तोड़ सकते। तो ये चीज है कि इसके भी केवल 2 गुणनखंड आ रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज बना दी कि जितनी भी संख्याएं हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड आ रहे हैं, केवल 2 गुणनखंड आ रहे हैं, जैसे 13 है, 17 है, 5 है, 7 है, 3 है, 3 को तोड़ोगे 1 × 3 हो ही हो पाएगा। तो जिनके केवल 2 गुणनखंड आते हैं उनको उन्होंने नाम दे दिया अभाज्य संख्याएं। इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे और तुम उसको और टुकड़ों में, खंडों में तोड़ नहीं सकते, केवल 2 गुणनखंड, और टुकड़े नहीं बनाए जा सकते। और वो 2 गुणनखंड कौन से हैं, कौन से हैं, एक तो 1 होगा जिसका प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, एक प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, तो वो स्वयं भी गुणनखंड होगा। तो ये जो 2 है, 2 गुणनखंड है वो कौन कौन से, एक तो 1 होगा, दूसरा वो खुद होगा, स्वयं होगा, जो संख्या है वो स्वयं होगी, संख्या जो है वो स्वयं होगी। ये 2 गुणनखंड आते हैं तो वो संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। और 2 से ज्यादा जिनके गुणनखंड आ रहे हैं, 2 से ज्यादा, उनको उन्होंने बोलने लग गए भाज्य संख्याएं। 2 से ज्यादा गुणनखंड, तो उसको वो बोलने लग गए भाज्य संख्याएं, ठीक है।
तुम कहोगे कि ये तुमने शब्दों का मतलब सही से नहीं समझाया भैया, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तुमने बोला था कि ये सब शब्द संस्कृत से आ रहे हैं, तो संस्कृत में इनका क्या मतलब होता है वो बताओ ना, संस्कृत से निकाले गए हैं तो संस्कृत वाले अर्थ भी तो बता दो एक बार, तभी तो हम अच्छे से फील आएगा। ठीक है मैं बताता हूँ। भाज्य और अभाज्य, अभाज्य से स्टार्ट करता हूँ। अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली भाज्य का मतलब क्या होता है, भाज्य का मतलब होता है जो 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 जिसमें भाग चला जाए किसी का। भाज्य वही तो होता है जिसमें किसी का भाग चला जाए, बेसिकली तुम उसको तोड़ पा रहे हो वो होता है भाज्य। जिसको तुम तोड़ सको वो होता है भाज्य, भागों में बांटने वाला, भागों में बट सके। भाज्य मतलब जो भागों में यानी कि टुकड़ों में टूट सके वो होता है भाज्य। तो ये दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए, गुणनखंड मतलब टुकड़े हो गए, तो दो से ज्यादा टुकड़े हो गए तो वो टूट गया, वो भाज्य है, अलग अलग भागों में बट गया। अभाज्य क्या होगा, जो अलग अलग भागों में बट ही नहीं पा रहा। 17 है तो इसको तुम क्या कर सकते हो, 1 × 17 लिख पा रहे हो। एक भी तुम्हें पता है कि कुछ नहीं है, एक का भाग तो सब में ही आता है, तो 1 का गुणा 17 से करोगे तो वो 17 ही आ जाने वाला है। बेसिकली तुमने 17 को तोड़ नहीं पाए। जैसे 16 है, 16 को तुम तोड़ पाओगे कि 4 लिख दिया, तो 16 के अलावा तुमने कुछ अलग अंक मिल रहे हैं, यहाँ पर 17 के अलावा कुछ और मिल रहा है इनके गुणनखंडों में, नहीं मिल रहा, एक मिल रहा था बस, तो वो चीज है। अभाज्य का मतलब जैसे टुकड़ों में ना तोड़ सको, भाज्य का मतलब जैसे तुम तोड़ सको, सिंपल सी शब्द है, इससे तुम समझ जाओगे। तो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है ये समझ जाओ। अब जैसे ये लिखी भी आती है तो मैं वो भी याद रखना। जैसे मैं तुम्हें वही प्राकृत संख्याओं से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इतने ले लेता हूँ। चलो मैं एक को देखो, एक पर बात मत करेंगे। दो को देखो, दो भाज्य है या अभाज्य, तुम ये बताओ मुझे। तो दो भाज्य है या अभाज्य, तुम कहोगे मुझे तो भाज्य और अभाज्य के बारे में पता है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड तो होने ही होने चाहिए, एक तो एक होता है और एक वो खुद होता है। दो को तुम पकड़ो, 1 × 2 लिखोगे तो एक तो एक हो गया और एक वो खुद हो गया, स्वयं हो गया वो। तो 2 के 2 गुणनखंड आ रहे हैं, केवल 2 गुणनखंड आ रहे हैं और तुम इसको नहीं तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे, तो नहीं तोड़ पा रहे तो वो अभाज्य संख्या में आ गई 2। 3 को तुम पकड़ो, तो बोलोगे 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 3 लिख सकते हैं, इसके अलावा तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते, तो वो भी इधर आ गया। 4 को देखो, 4 को तुम तोड़ सकते हो, तुम बोलोगे 4 को कैसे तोड़ोगे, 1 × 4 कर दिया, ठीक है, लेकिन मैं 2 × 2 भी तो लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 ऐसे चलाते जाया करो। तो तुमने तोड़ दिया इसको, 2 में तोड़ दिया इसको, तो ये फिर भाज्य में चला जाएगा, ये टूट गया, ये जो 4 है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। 5 को देखो, 5 को तुम तोड़ पाओगे। अब तुम गेम समझ गए होगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 2 गुणा अब कुछ नहीं कर सकते, केवल इतना ही है, तो 5 को नहीं तोड़ सकते तो वो अभाज्य संख्या हो गई। 6 को तोड़ सकते हैं, 1 × 6 के अलावा 2 × 3 भी कर सकते हैं, तोड़ दिया। इसके अलावा अगर कुछ भी यहाँ पर टूट गया तो वो भाज्य में चली जाएगी। 7 को देखोगे तो इधर आ जाएगा, 8 को देखोगे इधर आ जाएगा, क्योंकि 8 में 4 और 2 में तोड़ दिया। 9 को देखोगे, 9 को देखो तो 1 × 9 लिख सकते हो, इसके अलावा 3 × 3 भी तो लिख सकते हो, तो ये टूट गया, टूट गया तो इधर आ जाएगा। कई बार कन्फ्यूज कर जाते हैं बच्चे कि 9 तो अभाज्य है, क्योंकि वो विषम संख्याओं को मान लेते हैं कि 2 2 3 5 7, तो 9 भी यहीं पर आएगा, नहीं, 9 उधर आ जाएगा क्योंकि वो टूट गया, ये हमारी डेफिनेशन है टूटने की। 10 को देखो तो 10 टूट जाएगा, 5 में टूट जाएगा, 2 में टूट जाएगा, तो वो इधर आ जाएगा। अब तुम कहोगे ठीक है, तुमने ये संख्या बताई, एक के बारे में क्या कहना है तुम्हारा ये बताओ। तो हमारी डेफिनेशन क्या है वो बताओ, हम देख रहे हैं कि ये भाज्य है या नहीं, ये बताओ। भाज्य का मतलब क्या होता है, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अगर तुम 1 को देखो तो 1 को क्या लिखोगे, 1 × 1 लिख सकते हो। अगर मैं पूछूं तुमसे कि 1 के गुणनखंड बताओ कितने हैं, तुम कहोगे 1 है और 1 है, ऐसे थोड़े नहीं लिखोगे, सिंपल बोल दो कि 1 ही इसका गुणनखंड है। जैसे मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे पास कितने कलर के पेन है, कितने कलर के पेन है, तुम बोलोगे मेरे पास लाल कलर का पेन है, मेरे पास लाल कलर का पेन है, मेरे पास लाल कलर का पेन है। मतलब मैं कहूँगा एक ही बार बोल देना, तो वही चीज़ है कि कितने गुणनखंड है, कौन कौन सा गुणनखंड है, तो बोलो एक है, एक इसका गुणनखंड है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कितने गुणनखंड है इसके, एक गुणनखंड है। हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है, 2 से ज्यादा गुणनखंड तो चाहिए ही चाहिए, तो ये भाज्य तो नहीं होगा, ये जो एक है वो भाज्य तो नहीं होगा। अब अभाज्य के पास गए हम, वो कह रहा है केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, कम से कम 2 गुणनखंड तो होने ही चाहिए, एक तो एक होगा, एक वो खुद होगा। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, केवल एक ही गुणनखंड आ रहा है, ये कह रहा है केवल 2 गुणनखंड तो आने ही चाहिए, तो इसके हिसाब से भी वो गलत बैठ रहा है। तो 2, ये जो एक है वो ना तो अभाज्य संख्या है ना ये भाज्य संख्या है, कुछ नहीं है ये,
इसको साइड रखो। तो ये जो चीज है, हाँ एक और वो चीज, एक क्वेश्चन बनता है, चलो मैं बात बताऊंगा। अभी तुम्हें भाज्य और अभाज्य का कंसेप्ट समझ में आया होगा, तो मैं एक को किधर भी नहीं डाल सकता, हमारे पास इस तरीके की संख्या आएंगी। अब तुम बताओ, मैं रैंडम पूछता हूँ तुमसे कि ये जो मैंने भाज्य संख्या लिखी है 4, 6, 8, 9, 10, इसका अगला शब्द क्या आएगा, अगला अंक क्या आएगा, सॉरी अगला जो संख्या है वो क्या आएगी, 11 आएगी। 11 इधर आएगी या इधर आएगी, तुम बोलोगे 11 इधर आएगी क्योंकि इसको तुम तोड़ नहीं पाओगे। 12 इधर आएगी, 13 इधर आएगी, 14 यहाँ पर आएगी, 15 भी यहीं पर आएगी, उधर मत डाल देना क्योंकि 15 को तुम तोड़ सकते हो। 1 में तोड़ा, 15 में तोड़ा, 5 में तोड़ा, 3 में तोड़ा, तो इन दोनों के अलावा अगर टूट रहा है तो वो भाज्य हो गया। ठीक है, 15 उधर आया, 16 इधर आएगा, इधर ही आएगा, 17 इधर आ जाएगा, 17 इधर आ गया, 18 इधर आएगा, 19 तोड़ नहीं सकते, 19 इधर आ गया, 20, 21 को भी तोड़ सकते हो ना, 7 और गुणा 3 करोगे तो टूट जाएगा, 22, 23 इधर नहीं आएगा, 23 इधर आएगा। तो इनको तो याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर केवल एक चीज याद रखना। मैं तुमसे पूछूं सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा सबसे छोटी इनमें से कौन सी आ रही है, 4 आ रही है। तुम ऐसे स्टार्ट कर लो, सबसे छोटी मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे कर लो, 5 तक लिख लो। अब तुम देख लो कि 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो इसको हटाओ। 2 अभाज्य संख्या होती है, 3 अभाज्य संख्या होती है, 4 भाज्य होती है क्योंकि उसको तुम तोड़ सकते हो। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या मिल रही है वो 4 होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। तो तुम्हें अगर कुछ भी ध्यान नहीं है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लो, फिर तुम चेक करो। 1 ना तो भाज्य होती है ना भाज्य, उसको उठाओ। 2 गुणा 1 ऐसे कर सकते हो, उसको तोड़ नहीं सकते, उसके अलावा 2 को 2 गुणा 1 लिख सकते हो, बाकी अलावा कुछ नहीं तोड़ सकते। तो 2 ही हमारी अभाज्य संख्या होगी सबसे छोटी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक और सवाल है मेरा, ये जो अभाज्य संख्या है वो तुम्हें सारी याद रखनी है। अगर तुम करना चाहो तो 100 तक भी तुम अभाज्य संख्याओं की पूरी लिस्ट निकालना, और वो तुम्हें याद करनी ही पड़ेंगी। रुको मैं गूगल से पेस्ट कर देता यहाँ पर, वो तुम्हें लिख लेनी है क्योंकि बहुत काम की चीज़ें हैं, क्योंकि तुम्हें पूरे मैथ में काम आएंगी। 100 तक तो कम से कम तुम्हें याद रखनी ही पड़ेंगी। तो ये जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं याद करो। 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, इनमें किसी का भी भाग नहीं जाता, तुम्हें पता होगा इनमें किसी का भाग नहीं जाता। 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये संख्या मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में छपे हैं, क्योंकि ये बार बार काम में आएंगी। तुमसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये बताओ तुम। चलो बताओ तुम, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। मैं क्वेश्चन ही बना देता हूँ, चलो इसको, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये हट क्यों नहीं रहा पूरा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। पहला सवाल तो यही है, और उनको लिखो, उनको लिखो भी, उनको लिखना भी है तुम्हें। जितनी भी अभाज्य संख्या है वो लिखो, 1 से 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है वो लिखो। तो तुम कहोगे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, हमें पता है 1 ना तो भाज्य है ना भाज्य है, 2 भाज्य अभाज्य होती है, 3 अभाज्य होती है, 4 तो भाज्य होती है, 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होती, 11 होती है, फिर 13, मैं सारी लिख ही देता हूँ एक बार, फिर 17,
19, 23, 29, 31 और क्या होगा 37, 39, 13 3 39 होता है, 41, 43, 47, 47, फिर क्या आता है 53, फिर 59, 57 तो होता है, 19 3 57, तो 19 का भाग चला गया उसमें। तो जिसमें भाग ना जाए ऐसी संख्या ढूंढनी है। अगर मैं सिंपल सा एक और यहाँ पर परिभाषा लिखूँ, कहाँ पर मैंने लिखाया था, जिसमें भाग ना जाए, भाग ना जाए, एक और खुद के अलावा किसी का भाग ना जाए, ये चीज़ भी लिख देना कि एक और खुद के अलावा अगर किसी का भाग ना जाए, ये जो मैंने बात बोली है उसको लिख लो। एक और खुद के अलावा किसी का भाग ना जाए तो वो होती है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ये जो जितनी भी संख्या देख रहे हो उसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता, इनके खुद के अलावा, और एक का भाग तो सब में जाता ही है, तो उसके अलावा। और क्या आएगा, 61 आएगा, फिर 67 आएगा, फिर 69, 69 आता है किसी में, 69, 67, 69 किस में आता है, 9 6 15, हाँ 3 से भाग चला जाएगा इसमें 69 में। तो इसके अलावा क्या है, 71 है, 67, 71, 73 होगा, उसके बाद 79, फिर 83, 87, 27 दिए कितना होता है, 81 होता है वो, तो 29 दिए 9 30 27, हाँ वो चला जाएगा 89 और 97। ये संख्याएं हैं सारी की सारी अभाज्य संख्या, इस तरीके से तुम्हें याद भी होनी चाहिए। अब तुम गिन के बताओ कितनी है, मैंने पूछा है कितनी संख्याएं हैं, तो तुम गिन के देख लो कितनी संख्या हैं। तो 3 6 9 और 10, सॉरी 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 1 20, 20 और 5 25। तो टोटल अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कितनी है, 25। एक सवाल शायद पता नहीं किसी कंपटीशन ने पूछा था कि 1 से 50 तक पूछ लिया था उसने, तो 50 तक तुम देख लो, 50 तक, 53 तक, 53 तो पार चला गया, यहाँ तक गिनो। तो पहले में कितने थे, 10 थे, 11 थे, 10 11 और ये कितने हो गए, 11 और 4 15 हो गए, 3 6 9 11, हाँ 4 15। तो 50 तक पूछे तो 15 आते हैं, 50 तक 15 संख्याएं आती हैं, और 100 तक कितनी आती है, 25। अगर अगला सवाल बनाया जाए कि 50 से लेकर 100 तक, 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो तुम बता पाओगे। तुम्हें पता है कि, एक मिनट, ये अच्छा सवाल बन जाएगा अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा पूछा तो तुम्हारे लेवल के हिसाब से, कि 1 से 100 तक तुम्हें पता है कितनी संख्या होती हैं, 25 संख्या अभाज्य संख्या होती हैं, 25 अभाज्य संख्या होती हैं। फिर तुम्हें पता चल गया अब कि 1 से 50 तक कितनी होती हैं, 15 अभाज्य संख्या होती हैं। तो मैं तुमसे पूछूंगी 50 से 100 तक कितनी, 50 से 100 के बीच में कितनी संख्या होगी। तुम्हें पता है 1 से 50 तक 15 होती हैं, इनको हटाना है बस, बाकी 100 में से, मतलब एक पूरी लाइन 100 तक यहाँ पर है, 50 तक यहाँ पर है, तुमसे कह रहा हूँ मैं 50 के आगे वाली बताओ। तो इस चीज़ को तुम घटा दो ना पूरी चीज़ में से, इस चीज़ को तुम हटा दो, इस चीज़ को इसमें से घटा दो, बची हुई संख्या तुम्हें 1 से 50 तक मिल जाए, 50 से 100 तक मिल जाएंगी। तो वही चीज़ है जो टोटल है उसमें से 1 से 50 तक घटा दो तो ये वाली संख्या मिल जाएंगी। नहीं समझ आया, अरे ऐसे समझो, यहाँ तक ये है 0 से 100 तक का मामला, और ये है 0 से 50 तक का मामला। तुमसे पूछा जा रहा है कि 50 से 100 तक का बताओ, तो टोटल में से तुम ये 0 से 50 तक घटा दो तो बचेगा क्या, यही तो बच जाएगा 50 से 100 तक। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, टोटल में से तुम इनको घटा दो शुरुआत के, तो 25 में से 15 गए तो 10। तो 10 अभाज्य संख्याएं 50 से 100 तक के बीच में हमें मिलती हैं। ठीक है, 50 से 100 तक के बीच में यहाँ पर तुम गिन सकते हो कि 3 2 5, 5 और 5 10। तो अब तुम इनमें खेल सकते हो, अलग अलग तरह की संख्याएं तो मतलब तुम बता सकते हो। अब यही मैं पूछूं, ये तो मैंने अभाज्य संख्याएं पूछी हैं, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से खत्म करते हैं क्लास को, वैसे हो चुका है टाइम। तो जल्दी से अब मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि भाज्य संख्या कितनी होंगी, भाज्य संख्याएं 1 से 100 तक कितनी होंगी वो तुम्हें बतानी है। भाज्य संख्या कितनी होंगी 1 से 100 तक वो तुम्हें बतानी है। तुम कहोगे भाज्य संख्या क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 4 से स्टार्ट होती हैं, 4 से स्टार्ट होती है। एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, तो टोटल कितनी है 100, 100 में से एक को घटा दो, क्योंकि एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, बची कितनी 99। अब 99 से 25 तो हो जाती हैं भाज्य अभाज्य संख्याएं, बची हुई क्या आ जाएंगी अभाज्य संख्याएं, घटाओगे 74 तुम्हें मिल जाएंगी, तो 74 होती है भाज्य संख्याएं। जल्दी से मुझे खत्म करना है, 4000 खत्म हो रहा है, वैसे भी तुम्हारी क्लास अब कंप्लीट हो चुकी है। सह अभाज्य संख्याएं अभी तुम्हारे काम की नहीं है, या मैं करा दूंगा, चलो मैं
बाकी बीच में ही करा दूंगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये गुणनखंड जो है इसको भी हटाओ। गुणनखंड जो है वहीं से हमारा अब अगला कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है एचसीएफ का। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर फैक्टर समझ रहे हो? फैक्टर तो ही गुणनखंड होता है, गुणनखंड को ही तो फैक्टर कहते हैं। तो यहीं से अब एचसीएफ का वाला कंसेप्ट निकल के आएगा। तो देख रहे हैं एक स्टोरी चल रही है कि हमने संख्या में से अब कहाँ पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मैं यही कह रहा हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे तो मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में कांटेक्ट नंबर दे रखा होगा। मनिया में क्लासेस चलती हैं तो वहाँ पर तुम ज्वाइन कर सकते हो। 5 अप्रैल से ये स्टार्ट होने वाली हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह उन तक वीडियो पहुँचा देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोई ना कोई सीखते रहिए। धन्यवाद।